नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को दोपहर की नमस्ते भाई। तो कैसे हैं सभी बच्चों को गुड नून। तो प्यारे बच्चों एकदम अच्छे हैं, आप लोग बढ़िया हैं। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग जुड़ जाएंगे। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज आपकी हिंदी की पहली क्लास है और प्यारे बच्चों डेमो भी है, ठीक है ना। तो बच्चों जल्दी से आप लोग सब जुड़ जाइएगा। फिर प्यारे बच्चों हम डेमो को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। और सारी चीज़ों को जानते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, पीछे जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2023 वाला, उसमें क्या क्या पूछा गया था, वही सारी चीज़ें हमें जाननी है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सभी को नमस्ते, जय हिंद, लव यू प्यारे बच्चों। आइए, तो बेटा आज हमारी पहली डेमो है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को अपना बेटा परीक्षा की तैयारी करनी है। लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों में एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। बेटा चंद्रा कुमार, वॉइस कम है। वॉइस तो बेटा मेरी आवाज़ यहाँ से बोलूँगा ना, आपके घर भी पहुँच जाएगी, है ना, कोई बात नहीं। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आप एक अर्धसैनिक बल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिसमें बेटा एक हेड कांस्टेबल बहुत अच्छा एक पद होता है, एक जॉब होती है ना, जिसमें बेटा आप एक बाबू लाइन की एक नौकरी होती है, जिसमें आपको ऑफिसली वर्क करना होता है, ऑफिस का कार्य करना है। आपको ना ही बॉर्डर पे जाना है, ना ही कोई ऐसा कार्य करना होता है ना। बहुत ही अपने आप में एक स्टैंडर्ड नौकरी होती है, अच्छी नौकरी में मानी जाती है। जय भीम भाई प्यारे बच्चे, आकाश वर्मा, ठीक है। आइए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आप जानेंगे क्लास का टाइम टेबल क्या है ना। उसके बाद आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। वेरी गुड। तो बेटा सबसे पहले आपको 10 बजे मैथ की क्लास मिलती है, ठीक है, जो सुबह 10 बजे होगी, ठीक है बच्चों। फिर 11 बजे बच्चों कंप्यूटर की क्लास मिली होगी शिवम सर के माध्यम से, है ना। वेरी गुड। फिर प्यारे बच्चों जनरल इंटेलिजेंस जो बेटा 12 बजे आपकी क्लास होती है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से ये समय नोट कर लेना है। 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास हुआ करेगी बच्चों, है ना, आज पहली क्लास है। और प्यारे बच्चों 8 बजे शाम को आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो शाम को 8 बजे सर के माध्यम से पढ़ लेना, ठीक है ना। और फिर प्यारे बच्चों क्लरिकल एप्टीट्यूड शिवम सर के द्वारा ये क्लास होगी। इसका समय नजर नहीं आ रहा है, ये सर तभी कराएंगे जब इस क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। फिर आपको एकदम जीरो से सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी हर क्लास में, ठीक है। नैना पासवान, आवाज कम है बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता, आवाज अपने फोन की भी चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलो, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेसिक चीजें समझाऊंगा, एकदम छोटी छोटी बातें पढ़ाऊंगा आपको, अच्छे से सब लोग याद रखना, ठीक है ना। वेरी गुड। आते हैं, तो बच्चों इस बैच का क्या नाम है। बैच का नाम है बेटा अग्नि बैच, ठीक है, जिसकी आज पहली क्लास शुरू हो गई है हिंदी की। और इससे पहले भी बच्चों आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच्चों आपको एक तो ये पता होना चाहिए ये बैच कितने पैसे में आपको मिलेगा, है ना बच्चों। तो बेटा ये बैच आपको 640 रुपए में मिलेगा, जिसके लिए आपको 3 दिन ये कूपन कोड बेटा प्रयोग करना है। कौन सा, CAPF 20 मतलब 20, ठीक है ना। इस कूपन कोड को डाल लेंगे, जैसे कि आप कहीं भी जब ऐप को परचेज करेंगे, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीदेंगे, तो बेटा आपको ये कूपन कोड डालना है, जिससे कि ये 800-799 रुपए का जो बैच है आपका 640 का मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन मिलेगा भाई, और मात्र 3 दिन, याद रखना इस बात को भी, है ना, कभी आप लोग ये सोचे, ठीक है बच्चे। हाँ, क्लियर है भाई। आते हैं, तो बेटा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको देखो पहले तो लाइव क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा बच्चों, क्लास नोट्स मिलेंगे, और जो बेटा अभ्यास है ना, जिनको बेटा बहुत ज्यादा अनुभव है जिन टीचरों को, वो टीचर आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी बेटा परचेज के लिए, बिल्कुल मिलेंगी भैया, बिल्कुल मिलेंगी बच्चों। अनुभवी अध्यापक आपको मिलेंगे इसमें, अच्छे से जो सारी चीजें आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे, है ना मेरे बच्चों। चलिएगा, तो बेटा बैच का नाम है अग्नि बैच, आपको अच्छे से पता ही है। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन बच्चों इसके आज से शुरू, 20 तारीख से शुरू थे, क्लासें आज 26 जून से शुरू हुई हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना, ये बात तो आपको अच्छे से पता ही है पहले से ही। आते हैं, वैलिडिटी कब तक होगी बच्चों।
मेरे बच्चे वैलिडिटी इसकी तब तक होगी जिस दिन आपका पेपर का लास्ट नहीं हो जाएगा, उस दिन तक ये वैलिड रहेगा कोर्स आपके ऐप में। जब आपका पूरी तरह से एग्जाम समाप्त हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा और बच्चों आप पेपर दे करके घर आ जाएंगे आराम से, उसके भी 2 दिन बाद ये कोर्स आपका हट जाएगा ऐप से। ठीक है ना? वेरी गुड। तो बच्चों देखो, आपको RWA रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से अपने फोन में। क्लियर मेरे भाई? फिर बेटा आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो वो उसमें आपकी ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका फोन नंबर, सब कुछ वो मांगेगा। सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी करेंगे और पूरी करने के बाद आपको रोजगार विद अंकित ऐप में पहला ही ये ऑप्शन मिलेगा पेड कोर्स का। ठीक है, फिर पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, अग्नि बैच। फिर आप बाय नाउ का ऑप्शन पर जाएंगे और बाय नाउ के ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहां पहुंचेंगे और यहां पर आपसे कहेगा अप्लाई कूपन। यदि आपने अप्लाई कूपन कर दिया तो आपका 799 रुपए का बैच 640 रुपए का हो जाएगा और यदि आपने ना किया तो बेटा फिर आपका पूरा पेमेंट यहां से कट जाएगा। इसलिए कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना, वरना मेरे बच्चों मैं मानता हूं कि 150 रुपए की सीधी सीधी हानि आपको होने वाली है। ठीक है ना? फिर बच्चों आप इसको जब कूपन को अप्लाई कर देंगे CAPF20 है ना बच्चों, इसको आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई होने के बाद ये कहेगा पे ऑनलाइन और आपका पेमेंट आएगा यहां पर कट के 159 रुपए। मात्र आपको देने होंगे 640 रुपए बस, और 640 रुपए देकर आप पे ऑनलाइन लेकर आपका कोर्स आपके ऐप में आ जाएगा। सुबह बेटा कुछ बच्चे परेशान थे, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे बहुत सारे बच्चों के कि सर हमारी क्लास ऐप में तो चल ही नहीं रही। बेटा 3 दिन तक ये क्लास आपकी यूट्यूब पर चलेंगी और 3 दिन जब डेमो पूरा हो जाएगा है ना बच्चों, तो फिर ये क्लास ऐप पर बेटा पहुंच जाएंगी और फिर आपको यूट्यूब पर कोई क्लास नजर नहीं आने वाली है। क्लियर है ना? तो मेरे बच्चों मात्र 3 दिन आपको ये क्लास यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे सुबह कि सर ऐप हमने तो पैसा दिया है सर जी, हमारी क्लास क्यों नहीं चल रही है ऐप में? तो बेटा मैंने यही उनको बताया, मेरे प्यारे बच्चे ये क्लास 3 दिन आपकी यूट्यूब पर चलेगी और 3 दिन के बाद जब ये क्लास मंडे से शुरू होगी तो आपकी सीधी ऐप पर शुरू होगी, यूट्यूब से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। प्यारे दोस्तों याद रखना, है ना मेरे भाई? चलिए, और पीडीएफ बेटा आपको क्लास की जस्ट बगल में ही मिलने वाली होगी। ठीक है? हाँ, चलिए तो बेटा हमको सबसे पहले जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती का वंदन करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती ही विद्या की देवी हैं और बेटा इनका यदि आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हम हर चीज को पार कर जाते हैं, ये हमें मानना है। ठीक है ना? तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आगे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये पाठ्यक्रम है 2023 के पेपर में जो BSF HCM सारे जो बेटा हेड कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे जिनमें पूछा गया था। BSF वाले पेपर में इनसे क्वेश्चन आपको मिले थे, है ना? और मैं आपको वह सेट भी दिखा दूंगा जिसमें इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए थे। कभी आपको ये रहे कि भैया सर ने तो ऐसा किया है, अपनी तरफ से टॉपिक सेट किए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक BSF हेड कांस्टेबल ने पूछे थे, और बेटा इस बार जो सारे पेपर को कराने का जो ठेका है एक प्रकार से वो BSF के पास ही है ना? तो BSF ने पहले इन टॉपिकों से क्वेश्चन दिए थे हेड कांस्टेबल बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। ठीक है? जिनमें बेटा हिंदी आपको 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, है ना? आपके सिलेबस में कितने क्वेश्चन है हिंदी से? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन टॉपिकों से आते हैं। पहला बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला बेटा हिंदी का बेस होती है, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है इसको। ठीक है मेरे बच्चों? फिर बेटा संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक। ठीक है ना? कारक से बेटा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करता है वो रिक्त स्थान बना के दे देता है वाक्य शुद्धि कराने के लिए, जो कारक के माध्यम से उसने दिए थे पीछे पेपर में, है ना? फिर बेटा तत्सम तद्भव। आप जानते हैं तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं और तद्भव उन्हीं से उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं। तद्भव जिनका बेटा बिगड़ा हुआ रूप हम रोज प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? हम तत्सम संस्कृत के शब्द हम कितने बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते यार, कभी नहीं प्रयोग करते, हमेशा तद्भव ही बोलते हैं हम लोग, है ना? बेटा विलोम शब्द, ये आपका शब्दावली से टॉपिक है जो उन्होंने ऐड किए हैं। पर्यायवाची, वाक्यांश, जिसको बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों
के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे भाई, ये बेटा अनेकार्थी टॉपिक है। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक। मेरे बच्चों शब्द युग, जैसे कि दो शब्दों को आपने देखा होगा, उनकी आवाज समान होती है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मैंने कहा अली और अली, एक अली जिस पर छोटी की मात्रा है उसका मतलब होता है बेटा भ्रमर, भौरा, और बेटा जिस पर बड़ी की मात्रा होती है उसका मतलब होता है सहेली। तो आपको अच्छे से पता है। फिर आता है बेटा मुहावरे एवं लोकोक्ति, और नंबर बेटा नेक्स्ट हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो गद्यांश से था, जिसमें से 4 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में थे। एक गद्यांश पर 4 क्वेश्चन उसने पूछे थे। 16 क्वेश्चन बेटा इन टॉपिकों से रख दिए, किसी में एक टॉपिक कम कर दिया, किसी में ज्यादा कर दिया, लेकिन गद्यांश से हर पेपर में 4 ही क्वेश्चन पूछे उसने। 16 क्वेश्चन अन्य जगह से पूछ लिए और 4 क्वेश्चन गद्यांश से पूछ लिए। ठीक है ना मेरे बच्चों, याद रखना अच्छे से, आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। और बच्चे हो सकता है एक आध टॉपिक और भी कुछ नया जोड़ दिया जाए, तो वो बेटा जो भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा वो भी हम पढ़ लेंगे, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी मेरा आपसे वादा है। ऐसा ही नहीं है कि जो 2023 में आए हैं इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ऐसा है जो टॉपिक हमें लगेगा कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, उसको भी हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। हाँ, और बेटा ऐप पर ये कोर्स 3 दिन बाद आपका चला जाएगा। अब ये 3 दिन इतने डेमो क्लास होंगी, इतने आपकी ये क्लासें बेटा यूट्यूब पर मिलेंगी। और जब आप, आज दिन है बेटा बुधवार, कल है बृहस्पतिवार, परसों है शुक्रवार, शुक्रवार तक ये क्लासें यूट्यूब पर रहेंगी। और बेटा ये मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगी। और बच्चों जब सोमवार से 2 दिन आपको बेटा रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना। और प्यारे बच्चे, जब सोमवार से पहली क्लास आपकी चलेगी सुबह, तो वो बेटा आपको ऐप पर मिलेगी, ना कि यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। आपने जानकारी अच्छे से प्राप्त कर ली। तो आइए बच्चों, आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं वर्णमाला से। ठीक है, और वर्णमाला से ही बेटा हमारी व्याकरण सारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, शब्दावली को बेटा मैं इन टॉपिकों के बाद पढ़ाऊंगा, और भी नया टॉपिक भी होगा, उसको भी बच्चों बाद में पढ़ेंगे। डिफेंस बॉय, रस छंद अलंकार बेटा काव्य वाला पार्ट आपका किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हम उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो आइए मेरे बच्चे, तो बच्चों हेडिंग डालते हैं वर्णमाला। चलिए मेरे बच्चे, हेडिंग डालेंगे बेटा वर्णमाला। ठीक है मेरे भाई, वर्णमाला हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है मेरे बच्चों, और बच्चों इसमें आप पढ़ रहे हैं हिंदी। पहला आपको यह पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द किस भाषा का होता है। चलो, तो आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी की आप शुरुआत कर रहे हैं, तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द होता है, बताओ बेटा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों आपको आंसर देना होगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द होता है। लिखेंगे बेटा, तो आपका आंसर आना चाहिए हिंदी फारसी भाषा का शब्द होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, फिर आगे बात आती है कि हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा हिंद, या हिंद से संबंधित। शाब्दिक अर्थ क्या बताएंगे आप लोग? देखो, बड़ी छोटी छोटी चीजों को आप लोग समझते चलेंगे, आगे तभी बढ़ना है। शाब्दिक अर्थ होता है बेटा हिंद से संबंधित, हिंद से संबंधित। हिंद से संबंधित। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपसे पूछा जाए तो आपको ये बता देना है। वेरी गुड मेरे भाई। फिर बच्चों आपसे आगे एक बात पूछी जाती है कि हिंदी का भाषा चक्र बताइए, कि हिंदी हमारी कैसे भाषा का जो जन्म हुआ, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, उसे आप हमें एक बार समझा दीजिए। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिंदी का जन्म कैसे कैसे हुआ था। ठीक है मेरे बच्चों,
तो आइए मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले बेटा आपको पता है हिंदी भाषा का कुछ भी पता नहीं था। हिंदी भाषा मेरे बच्चों का कोई ज्ञान नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था। सबसे पहले हमारी जो भाषा हुआ करती थी वो बेटा संस्कृत भाषा थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी बच्चों? संस्कृत भाषा का ज्ञान था। और बच्चों हिंदी को कोई जानता भी नहीं था। फिर क्या होता है, धीरे धीरे संस्कृत भाषा में लोगों ने बुराइयां ढूंढनी शुरू कर दी। ठीक है, और फिर एक नई भाषा का जन्म हुआ, जो मेरे प्यारे बच्चों भाषा हुई पाली भाषा। ठीक है, हाँ, कौन सी बेटा? पाली भाषा का जन्म होता है, जो आपको पता है किसकी भाषा थी? बौद्धों की भाषा थी, है ना मेरे भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप अच्छे से समझते हैं, हर व्यक्ति दूसरी की चीजों में कमियां निकालने में माहिर है ना? तो यही कारण हुआ कि फिर कुछ आगे जो नए हमारे लोगों का जन्म होता है, नए लोगों की उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने पाली में भी बहुत सारी कमियां निकाली कि ये भी भाषा बेकार है, बौद्ध भी भाषा का गलत प्रयोग कर रहे हैं, वो भी भाषा अच्छी नहीं है। तो उन्होंने फिर एक अपनी भाषा निकाली, प्राकृत भाषा, जो किसकी भाषा हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों? जो जैनियों की भाषा होती थी। ठीक है, किसकी थी बच्चों? जैनियों की भाषा थी। तो बेटा फिर हमारी नेक्स्ट भाषा आई प्राकृत। तो प्राकृत को लोग बोलने लगे और बोलते बोलते लगा या कि इसमें भी अब अच्छाइयां नहीं है, ये भी भाषा इतनी बढ़िया नहीं है जो अपनी तरफ इंसान को मोहित कर सके। ठीक है, तो मेरे बच्चों फिर तुम जानते हो जो हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा बदलने लगा, अपने अपने मन के अनुसार चलने लगा। तो फिर एक हमारी भाषा का जन्म होता है अपभ्रंश भाषा। ठीक है मेरे बच्चों, अपभ्रंश। कौन सी भाषा बेटा? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का मतलब आपसे पूछ लिया जाता है, तो अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे पूरी क्लास में से? बच्चा बोलो बेटा। विशाल, डीटी, निखिल, सब लोग बताइए। ठाकुर, अनूप, यदुवंशी, शिवानी शर्मा, सभी लोग बताइएगा बच्चे अपभ्रंश का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भाषा चक्र तो आपको पता लग गया कि भाई संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद हमारी अपभ्रंश आई। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, अपभ्रंश का मतलब होता है पतन होना, हर चीज का मिट जाना, मतलब नष्ट हो जाना। ठीक है, तो अपभ्रंश का मतलब है बच्चों पतन होना। पतन होना बेटा, जब लोग सब अपनी अपनी चलाने लगते हैं तो भाई सीधी सी बात है, हर चीज का पतन निश्चित होता है। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों अपभ्रंश के ही लगभग एक सदी बाद ही एक भाषा और जन्म लेती है। ठीक है, जो बेटा आपको पता है उस भाषा का नाम क्या है? अवहट भाषा। अवहट भाषा। ठीक है बच्चों, इस भाषा का जन्म हुआ अवहट भाषा का। ठीक है बच्चों, जिसको हम पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं, जिसको बच्चों हम किसके नाम से जानते हैं? पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। पुरानी हिंदी, अवहट भाषा को याद रखना बच्चों, इसको हम पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर प्यारे बच्चों हमारी हिंदी का जन्म होता है। ठीक है ना, हमारी हिंदी का जन्म होता है। तो बच्चों आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो बेटा अपभ्रंश के बाद ही अवहट भाषा दूसरी तरफ लोग बोल रहे थे, प्रचार में थी, बोलचाल में थी, अपनी रोजमर्रा की भाषा में उसका उपयोग किया जा रहा था। लेकिन यहीं पर हमारी भाषा जन्म लेती है, हिंदी भाषा। ठीक है, तो यहीं पर बच्चों हमारी भाषा आती है लगभग 1000 ईसा पूर्व, हिंदी भाषा। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा का जन्म होता है और हिंदी भाषा यहां पर बच्चों 3 भागों में बटी है आकर के। नंबर 1 प्राचीन हिंदी। ठीक है मेरे बच्चों, नंबर 1 प्राचीन हिंदी। ठीक है बच्चों, प्राचीन हिंदी। और दूसरी हुई बेटा मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। ठीक है भैया। और बच्चों फिर आई हमारी आधुनिक हिंदी, जिसे अब हम रोज अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, बोलचाल में ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये तीनों रूप हमें पता होनी चाहिए। फिर एक बात आपको और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, वह क्या है बात ध्यान रखनी है कि ये बताइएगा हम वर्तमान में कौन सी हिंदी पढ़ते हैं, है ना? तो बच्चों हम वह हिंदी पढ़ते हैं जो हमारे हिंदी विद्वानों के द्वारा मानी गई है, जिसे बच्चों मानक हिंदी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो बच्चे हम कौन सी हिंदी पढ़ते हैं इस समय? मानक हिंदी, जिसमें लोगों ने अपवाद भी बताए, त्रुटियां भी बताई, बोले ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है। तो हम मानक हिंदी का इस समय क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अब एक बात मुझे आप बता दीजिएगा कि हमारी हिंदी किस लिपि के अंदर आती है? आप लोगों से ये क्वेश्चन चाहता हूं मैं, तो सब मेरे प्यारे बहन भाई एक बार मुझे बताएंगे हिंदी भाषा की लिपि क्या है। इतना तो आपको देखो मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलना है, ठीक है, तभी मजा आता है पढ़ने का, वरना ऐसा नहीं है यदि आपको बाद में किताब खोलकर पढ़ना पड़े, ये नोट्स पढ़ने पड़े, तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने का, है ना। पढ़ने का मजा तभी है कि हमको हर क्वेश्चन का डाउट साथ के साथ क्लियर होता रहे। तो बेटा हमारी हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। कौन सी बेटा? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि बच्चों, ठीक है मेरे बच्चे, हम कौन सी हिंदी का अध्ययन, कौन सी लिपि में अध्ययन करते हैं? हिंदी का देवनागरी लिपि में। और बेटा पुराण और शास्त्रों में बताया गया है कि देवनागरी लिपि को मां सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, बेसिक क्वेश्चन, कि बताइए देवनागरी लिपि का लेखन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और बेटा आपको यह भी पता होना चाहिए कि लिपि होती क्या है। लिपि के माध्यम से हम किसी भाषा को पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें शब्दों का योग करते हैं और उसके द्वारा एक बेटा बड़ी इकाई वाक्य का प्रयोग करते हैं। लिपि का मतलब होता है वर्णों को जोड़ करके एक सार्थक रूप देना, और बेटा एक उसमें मतलब एक रेखा में या एक धागे में बांधना। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? तो बच्चों आप लिख देना कि मां सरस्वती के द्वारा, मां सरस्वती के द्वारा देवनागरी लिपि को लिखा गया था। देवनागरी लिपि को लिखा गया था। और बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि देवनागरी लिपि में किधर से किधर को लिखा जाता है? लिखा गया था। तुमने एक बात ध्यान दी हो तो आपको एक बात ध्यान होगी, जब मां सरस्वती का आप कोई भी पिक्चर देखते हैं, कोई भी बेटा उसकी छाया चित्र देखते हैं, तो माता रानी के हाथ में आपने हंस का एक बेटा पैच देखा होगा, और जिससे माता रानी के हाथ में आपने लिखते हुए उसको नजर आया होगा आपको, है ना। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ देवनागरी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है? तो बायां बेटा लेफ्ट हैंड होता है, हमारा उल्टा हाथ। तो याद रखना देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, तो बेटा आप लिख देंगे देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। दाएं लिखा जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना बेटा? लेफ्ट से हम राइट की तरफ लिखते हैं, बाएं से हम दाएं की तरफ लिखते हैं, उल्टे हाथ से हम दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे चलते हैं भाई। यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। बताओ बेटा किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच, कोई भी बेटा कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? विपिन जायसवाल जी, सभी नहीं लिखी जाती बेटा, खरोष्टी लिपि आप पढ़ेंगे तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, बहुत सारी लिपियों में आपको अंतर मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग वर्णमाला की तरफ। ठीक है मेरे बच्चों, डालेंगे बेटा वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमने पढ़ा है कि भाई हम वर्णों की माला पढ़ रहे हैं। तो बेटा वर्णमाला में आपको एक बात सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या? कि ये बताओ हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा मुझे? बोलिए प्यारे बच्चों, बोलो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? और आप लोगों से मैं इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं। तो बच्चों आपको पता होगा हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या बेटा ध्वनि होती है। ठीक है, याद रखेंगे। लिखिए बच्चों, लिखिए वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी
इकाई ध्वनि या बेटा वर्ण होती है। और वर्ण को प्यारे बच्चों हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। क्लियर? अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग? अक्षर का मतलब वो होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए अक्षर का मतलब होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसका क्षर माने नष्ट नहीं किया है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है बच्चों, जिसका क्षर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसे प्यारे बच्चों अक्षर कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब बात आती है बेटा आगे। अब आपसे एक बात और पूछता है, आपको ये तो पता चल गया कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, तो बच्चों आपको ये भी बात पता होगी कि मेरे भाई आपको एक बात अच्छे से इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि सर ध्वनि तो एक आवाज होती है, ठीक है, और वर्ण एक लिखित रूप होता है सर, जिसको हम अक्षर कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, जो हमारे मुख से केवल एक आवाज के रूप में आती है, ठीक है ना, जो आवाज केवल हमारे मुख से बाहर आती है बेटा वो ध्वनि होती है। और जब हम उस आवाज को एक रूप दे देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो वर्ण बन जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गई ये बात? तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है, जो केवल मुख से बोली जाती है, मौखिक इकाई होती है, ठीक है बेटा, केवल मौखिक इकाई होती है, जो एक आवाज होती है बस। और जब उस आवाज को हम एक रूप दे देंगे तो मेरे बच्चों वो वर्ण की संज्ञा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो लिखना है इसी के आगे, वर्ण एक लिखित इकाई होती है, वर्ण भाषा की लिखित इकाई होती है। क्या होती है बेटा? लिखित इकाई होती है। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यदि अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, वो कहे यदि कि बताओ वर्णमाला या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है बेटा, वर्णमाला ना कह करके वो आपसे यहां पर ये बोल दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दो मुझे भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। और आपको आंसर बेटा क्या लगाना होगा? वर्ण या ध्वनि, आपको कोई सा एक विकल्प लगाना होगा, ठीक है ना। आपको या तो विकल्प में ध्वनि देगा वो या वर्ण देगा, दोनों में से कोई सा एक विकल्प दे सकता है, ठीक है बच्चों। फिर यदि वो ये पूछे कि भैया ये बताओ कि भाषा की मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो आपको केवल बेटा क्या बताना है? ध्वनि बतानी है, ठीक है मेरे बच्चे। और यदि आपसे वो ये पूछ ले कि ये बताओ भाषा की लिखित इकाई कौन सी होती है, तो मेरे बच्चों आपको वर्ण बताना है, ठीक है। तो भाई ये दोनों में आपको अंतर रखना है बस, मौखिक और लिखित में। और यदि वो यही पूछे कि आप ये बता दो कि सर अगर दोनों हुए तो मोहित, ऐसे नहीं होता भाई, दोनों नहीं देगा, फिर तो क्वेश्चन में डाउट हो जाएगा। यदि मान लीजिए उसने मान लो दोनों विकल्प दे दिए और आपने तो लगा दिया ध्वनि, और दूसरा बच्चा सनी आया उसने लगा दिया वर्ण, तो भाई दोनों ने सही आंसर दिया है, गलत तो कोई से ने भी नहीं दिया, ठीक है। तो दोनों में से गलत तो किसी ने भी नहीं दिया, तो बेटा दोनों के नंबर मिलेंगे, दोनों के आंसर सही है, दोनों को राइट माना जाएगा, ठीक है ना। समझ गए मेरे बच्चे? क्लियर है ना भैया? हाँ, तो बेटा यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। बोलो बच्चों, दोनों कभी आते भी नहीं है, याद रखना एक ही देगा वो अपने आप को गलत नहीं ठहराएगा भैया, वो अपने आप को थोड़ी फंसाना चाहता है। आते हैं आगे। अब आता है बेटा क्या, आपसे कहेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बता दो। अगला पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी
सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होगी बेटा? तो बताएगा कोई बच्चा मुझे? भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक, जिसका अपना अर्थ हो, बोलो। तो बच्चे आपको बताना होगा प्यारे बच्चों शब्द। क्या बताना है आपको? शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। क्लियर कर दोगे? वेरी गुड, सभी को समझ में आ गई ये बात। देखो बेटा, सारे वाक्यों को अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान रखनी है एक एक चीज आपको, ठीक है। सार्थक पूछे तो आपको आंसर देना है वर्ण होती है सर, सॉरी शब्द होता है साहब, ठीक है। अब आपसे आगे एक बात और पूछता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई, पूर्ण इकाई कहकर बोल दे तो बेटा आंसर बदल जाएगा। अगला पॉइंट वो आपसे कहेगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई, पूर्ण इकाई जो पूरा अर्थ व्यक्त करेगी, पूर्ण इकाई क्या होती है? बताओ बेटा क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे? अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य होती है। जैसे आपसे मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो बेटा मैंने उसका पूरा अर्थ बताया ना कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो ये एक वाक्य बन गया। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपको आंसर देना होगा कि जी वाक्य होता है, ठीक है। और आपसे एक प्रकार से और पूछ लेगा बदल करके आंसर, क्या बोलेगा? ये कहेगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, ऐसे पूछ ले तब भी आपको ध्यान रखना है भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो बेटा क्या बताओगे आप यदि सबसे बड़ी कह दिया उसने? तो यदि सबसे बड़ी भी आपसे पूछे तो बेटे प्यारे बच्चों तब भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना, तब भी आप लोग याद रखना, तब भी आप मेरे बच्चे वाक्य ही बताना, ठीक है। दोनों प्रकार से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ क्या कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है, वाक्य। दोनों आंसर आपको देने हैं, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं देखो आपको बोल समझाता हूं, समझिएगा बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ध्वनि या वर्ण होती है। वेरी गुड, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। आपसे पूछा जाए बताइए भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। आपसे पूछा जाए भाषा की लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, है ना। ध्वनि तो केवल एक आवाज होती है, लेकिन वर्ण बेटा